देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर आज दूसरे राउंड के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी में शामिल हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना शामिल है। रविंद्र रैना ने अब से थोड़ी देर पहले अपना वोट भी कास्ट किया। सबसे खास बात यह रही कि देखिए, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव को देखने के लिए 16 अलग अलग देशों से 20 राजनयिक श्रीनगर पहुंचे हैं। ये सभी श्रीनगर के साथ साथ बडगाम में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे और उनकी इस यात्रा की व्यवस्था विदेश मंत्रालय ने की है। विदेशी मेहमानों में अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपके सामने तमाम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे जमहूरियत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। एक एक करके तमाम जो नागरिक हैं वो वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं और दूसरे राउंड की आज वोटिंग की जा रही है, जिसमें 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटें शामिल हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास वाले इलाकों में रहने वाले लोग भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। सुबह सुबह अपने परिवार के साथ कई लोग वोट देने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ जाते दिखे। देखिए, यहाँ पे तांता लगा है। लोग, आपको दिखा दें, यहाँ पे कार हैं वो काफी देर रुके रहे और परिवार के परिवार इस वक्त जा रहे हैं वोट डालने के लिए। जाहिर सी बात है, अब वोटिंग टाइम अब शुरू हो चुका है। ये है अंतर्राष्ट्रीय यानी नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप पीछे देख सकते हैं, ये दुर्गम पहाड़ियां हैं और खास तौर पे सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि पुंछ में पड़ रही हैं और 5 हैं जो कि राजौरी में हैं। क्या मुद्दे हैं? स्थानीय लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से कोशिश करते हैं। ये बताइए कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अपने आप में रहना और जिस तरह से हमने देखा है कि पुंछ राजौरी फोकस में रहा है लगातार, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्योंकि ट्राइबल स्टेटस की भी बात की गई है, एसटी जो स्टेटस दिया गया है पहाड़ियों को, उसकी बात की है। बकड़वाल है, गुज्जर हैं, उन सबके वोट अहम हो जाते हैं इन पूरे इलाके में। तो जो स्थानीय लोग हैं उसे कैसे देखते हैं? सही देखते हैं। हर कैंडिडेट का अलग अलग मुद्दा है। किसी का मेडिकल में है, स्टडीज में है, हर अलग अलग अपना अपना मुद्दा है सबका। तो जो ये एसटी की बात है, ये तो ऐसे ही है। अब इलेक्शन में नहीं कोई मानता इस चीज को। इलेक्शन में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन में कम पड़ेगा। जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, युवकों का वो कम है, इधर बहुत कम है। जॉबलेस बहुत ज्यादा है। पढ़ लिख के ग्रेजुएट बैठे हुए हैं घर में, जॉब बहुत कम मिल रहा है अभी। इन दूर दराज इलाकों में नेता आते हैं यहाँ पर? हाँ, नेता वगैरह तो आते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए यहाँ पे? हमारे मुद्दे बस यही एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे अगर एक ग्रेजुएशन वाला बंदा है, वो भी आजकल एक अग्निवीर के लिए फॉर्म लगा रहा है, तो उसके लिए वो वैकेंसी नहीं है जो एज अ ग्रेजुएशन के लिए होनी चाहिए थी। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे सबसे। तो ये जम्मू कश्मीर में चल रहे लोकतंत्र के उत्सव की सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं। उधमपुर में एक 92 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया। उन्होंने अपने परिवार में मतदान किया और जिसके लिए चुनाव आयोग की एक टीम बाकायदा उनके घर में पहुंची थी। और असल में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। मकसद जाहिर तौर पर यही है कि हर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। लेकिन 92 साल के इन बुजुर्ग ने जैसे ही मतदान किया तो ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत निकलकर सामने आई। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी कि दुकानदार का नाम लिखना जरूरी होगा। इसके अलावा पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगाने होंगे। यह आदेश ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब तिरुपति मंदिर का मामला सुर्खियों में है। तिरुपति मंदिर में प्रसादम में पशु चर्बी मिलने की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। न सिर्फ मंदिरों में बनने वाले प्रसाद बल्कि आम रेस्टोरेंट और ढाबों पर बनने वाले खाने को लेकर भी योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों, संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाएं।
यानी दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर मालिक से लेकर मैनेजर के नाम और पते बोर्ड पर लिखे होने चाहिए। इस तरह की तमाम जगह पर सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य है। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि दूसरे हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर करना होगा। सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। खाना तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी का नया ऑर्डर सिर्फ मिलावट पर ही नहीं आया है, बल्कि इस ऑर्डर में और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की घटनाएं विभत्स हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबों, खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच अनिवार्य है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाकर संचालकों और काम कर रहे कर्मचारियों की जांच की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के रूट की सभी दुकानों पर जब यूपी में नेम प्लेट लगाने का फरमान आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह के आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। हालांकि इस बार सीएम योगी के आदेश में सिर्फ दुकानदारों की नेम प्लेट नहीं है, बल्कि खाने पीने की चीजों में मिलावट और साफ सफाई को भी जोड़ा गया है। खास बात यह भी है कि अगर कोई नया कारोबारी रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना चाहता है तो उसे भी यूपी सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद हर भक्त के मन में सवाल उठता है कि क्या मंदिर में मिल रहा प्रसाद शुद्ध है। सोशल मीडिया पर प्रसाद में मिलावट की बात चर्चा में बनी हुई लगातार, और इस खबर के बाद मंदिरों में प्रसाद व्यवस्था को लेकर नई बहस अब छिड़ गई है। पुरी में भी इस विवाद का असर नजर आ रहा है। हालांकि यहां किसी तरह की शिकायत अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, फिर भी जिला प्रशासन 12वीं सदी के मंदिर में कोठा भोग और बरादी भोग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घी की गुणवत्ता की जांच करने जा रहे हैं। उधर काशी विद्वत परिषद ने अपील की है कि मंदिरों में लड्डू और पेड़ों का प्रसाद बंद हो जाए। तो देश के प्रमुख मंदिरों में कैसी है प्रसाद व्यवस्था, हमने इसकी पड़ताल की। इस फैक्ट चेक के मामले से आप भी समझ पाएंगे कि कितनी शुद्धता के साथ ऐसे तमाम मंदिरों में प्रसाद निर्मित किया जाता है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रमुख केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की खबर से पूरे देश में हलचल मची है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं तो आप उसकी शुद्धता के बारे में सोचते होंगे। देश भर के लाखों हिंदू खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई चौंकाने वाली घटना कैसे सामने आई। बालाजी मंदिर के लड्डू पर सवालिया निशान लगने के बाद देश भर के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसादों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इन प्रसादों में भी तो मिलावट नहीं हो रही। जीएनटी ने इन्हीं सवालों को लेकर देश के कुछ मंदिरों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ चढ़ाए जाने वाले प्रसाद पर पुजारियों और श्रद्धालुओं की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की, जहां मंदिर परिसर में ही भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहां गणपति भक्तों के लिए प्रसाद किस तरह से तैयार किया जाता है और उसमें घी के अलावा किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जानकारी हमें सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पदाधिकारी वीना पाटिल ने दी। ये प्रसाद है, लोगों की श्रद्धाएं यहाँ पे जुड़ी है, लोगों की भावनाएं हैं और बाप्पा का प्रसाद है तो उसका क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारा जो लड्डू बनता है वो प्योर घी में, गाय का घी हम यूज करते हैं और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो टॉप क्वालिटी हम इस्तेमाल करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की ही तरह हमारी टीम ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से प्रसाद को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद शुद्ध और सात्विक होता है। भगवान का जो भी भोग लगता है, ये भोग का प्रसाद भगवान का भोग भंडार के अंदर में जो मंदिर के पुजारी है उनकी निगरानी में वो प्रसाद सिद्ध होता है। भोग भंडार में सिद्ध होने के बाद प्रभु को अर्पण होता है। प्रभु को अर्पण हो जाने के बाद वो भोग प्रसाद बनता है और आने वाले भक्तों को घर ले जाने के लिए ठाकुर जी का प्रसाद दिया जाता है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में भी प्रसाद की पवित्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद श्रद्धालु खरीद कर ले जाते हैं, जिससे यहाँ के पुरोहित को इसमें संदेह नजर आता है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, जिससे बाबा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद शुद्ध और सात्विक हो। तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था, उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्तरीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है, वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केदारनाथ में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है, उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। हालांकि बद्रीनाथ में भोग बनाने वाले प्रसाद में शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ भगवान को बेसन के लड्डू, केसरी चावल का भोग लगता है। इसके साथ मौसम जैसे जैसे बदलता है, वैसे ही भगवान को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद भी बदलता है। यहाँ पे भी बेसन के लड्डू भगवान बद्री विशाल जी को बनते हैं। नित्य प्रति यहाँ पे भगवान को केसरिया चावल का जो भोग लगता है, जिसको हम महाभिषेक और अभिषेक में जो है भगवान को भोग लगाते हैं। तत्पश्चात जिन लोगों के नाम से वो अभिषेक महाभिषेक होता है, उनको वो प्रसादी रूप में दिया जाता है, वो केसरिया प्रसाद और बेसन के लड्डू। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगते हैं यहाँ पे, दाल चावल खिचड़ी इत्यादि का। समय बदलते बदलते अभी कार्तिक का महीना आएगा, यहाँ के जंगल के जो फूल होते हैं उसको जो है उनके फूलों से जो है हम फाफर के लड्डू बोलते हैं उनको। तो समय समय पे जैसे जैसे यहाँ महीना बदलता है, वैसे वैसे यहाँ भोग की पद्धति बदलती रहती है। वहीं मथुरा में दुकानों पर मिलने वाले प्रसाद की जांच शुरू कर दी गई। ब्रज के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास बिकने वाले प्रसाद के नमूने लिए जा रहे हैं और दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसका मकसद है कि यहाँ बिकने वाले प्रसाद में तिरुपति की तरह गड़बड़ी न हो। राजस्थान में सीकर जिले के प्रसिद्ध मंदिर बाबा खाटू श्याम में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर मंदिर प्रशासन सतर्क हो गया है। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि बाबा को लगने वाला भोग शुद्ध और सात्विक है और किसी तरह की मिलावट की गुंजाइश नहीं। तिरुपति बालाजी में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में मिलावट के बाद से देश के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद पर शक गहरा गया है। ऐसे में जरूरी है कि मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मिलावट को लेकर खुद सतर्क हो जाएं। इस पूरे मामले पर काशी विद्वत परिषद ने देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की संस्थाओं से चर्चा करने की बात कही, ताकि सभी मिलकर प्रसाद में मिलावट की खबरों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। वैसे काशी विद्वत परिषद ने सूखे मेवे, रामदाना और बताशों का भोग लगाने का सुझाव भी दिया है। हमारे भारत में जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में काशी विद्वत परिषद ने एक विचार विमर्श करके सभी पूज्य संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के माध्यम से एक व्यवस्था लागू करने का एक निर्णय लिया गया है कि शुचिता और पवित्रता पूर्ण जो भी खाद्य वस्तु हो, उसी का भोग राग में प्रयोग किया जाए। या तो शुष्क मेवादि है, रामदाना है, बताशा है, इस तरह की सामग्री जिसमें घाल मेल करने की कम संभावना हो, तो उन्हीं पवित्र वस्तुओं का भोग राग की सामग्री में प्रयोग किया जाए। जो लोग लड्डू, पेड़ा इत्यादि सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं, वो देवालय अगर आर्थिक आमदनी पर्याप्त मात्रा में है तो गौशाला का निर्माण करें और पर्याप्त मात्रा में गौ माताओं का सेवन करें। गौ माताओं के संरक्षण के बाद उसके दुग्ध से निर्मित जो सामग्री तैयार हो, उससे भोग राग की व्यवस्था की जाए, जिससे शुचिता बनी रहेगी। एक ही व्यक्ति को सारा टेंडर दे देना, सारा ठेका दे देना, उससे क्या हो रहा है कि वो उसकी संपूर्ति नहीं कर पा रहा, उसकी पूर्ति करने के लिए अखाद्य वस्तुओं का उसमें प्रवेश कर दे रहा है, जिससे जो तिरुपति बालाजी का मंदिर हमारे सामने उदाहरण के रूप में आ चुका है कि कितनी बड़ी वहां पर धूर्तता करके, घालमेल करके हमारे हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। इस तरह के कुत्सित खिलवाड़ अन्य किसी देवालयों में न हो, इसके लिए मंदिरों के जो उत्तरदायी लोग हैं वो लोग सचेष्ट हों और उन लोगों के साथ काशी विद्वत परिषद संपर्क करके एक बहुत जल्दी एक खाका तैयार करके सरकार के सामने भी प्रस्तुत करेगी कि शुचिता और पवित्रतापूर्ण प्रसाद हमारे हिंदू जनमानस में वितरित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई घालमेल की संभावना ना हो। भारत के योग को दुनिया ने अपनाया है और उससे फायदे दुनिया में वाकिफ हैं।
लेकिन भागते दौड़ते जीवन में योग निद्रा कैसे वरदान बन सकती है, इसे लेकर एक नई रिसर्च भी सामने आई है। ये रिसर्च IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली और महाजन इमेजिन की है। इस रिसर्च में पता चलता है कि कुछ मिनटों का योग निद्रा कैसे घंटों की गहरी नींद के बराबर है। आज कैसे तमाम बीमारियों के लिए ये योग रामबाण साबित हो रहा है, इसे समझते हैं। योग निद्रा यानी योग का एक ऐसा तरीका जिससे आप होश में रहते हुए भी सो सकते हैं और घंटों की नींद की कमी मिनटों में पूरी कर सकते हैं। जाहिर है ऐसी नींद के अपने फायदे भी हैं। बहरहाल योग निद्रा से तन को आराम और मन को सुकून मिलता है, ये बात नई नहीं है। योग निद्रा यानी होश में सोने की प्रक्रिया दशकों से दुनिया भर में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाती है। नई बात यह है कि अब इस पर वैज्ञानिक मुहर लग गई है। दरअसल IIT और एम्स दिल्ली की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि योग निद्रा के जरिए मन के भटकाव को रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि योग निद्रा हमारे मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित करती है और कैसे कुछ मिनटों की योग निद्रा से काफी सुकून मिल सकता है। कहीं ना कहीं साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में ये बात होती है कि हमारे पास डेटा नहीं है, हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई आप प्रूफ कैसे करेंगे कि योगा से वाकई में फायदा होता है। तो ये जो चीज है इसको प्रूफ करने के लिए केस स्टडीज की गई। मैं भी अभी MRI मशीन के अंदर जाऊंगी और जो पूरी प्रक्रिया थी, किस तरीके से ये स्टडी को किया गया, उससे क्या क्या चीजें सामने आई और पहली बार एक कोरिलेशन बनाया गया है जिससे साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ किया गया है कि अगर आप योग निद्रा करते हैं उससे आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो MRI के थ्रू, डेटा के थ्रू अब सामने आया है। ये पता लगाने के लिए कि योग निद्रा इंसान की सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद है, IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली और महाजन इमेजिंग की रिसर्च टीम ने मिलकर एक प्रयोग किया। इसके तहत 30 ऐसे लोग जो योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और 30 ऐसे लोग जो योग निद्रा नहीं करते हैं, इन सब का फंक्शनल MRI के जरिए ब्रेन स्कैन किया और स्कैनिंग के दौरान उन्हें कुछ निर्देश भी दिए गए ताकि ये समझा जा सके कि इसका प्रभाव दोनों तरह के लोगों पर किस तरह से अलग अलग पड़ता है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि योग निद्रा करने वाले लोगों का दिमाग अलग तरह से काम करता है। रिसर्च में ये बात भी निकल कर सामने आई कि जब हम सामान्य तौर पर सोचते हैं या कुछ नहीं सोचते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा बहुत सक्रिय होता है, लेकिन योग निद्रा करने वालों में ये हिस्सा कम सक्रिय होता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो जो आपके अंदर के संस्कार हैं वो उभर के आते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। एक तीसरी चीज जो निकल के आई कि थैलेमस, एक हमारा ब्रेन का रीजन होता है थैलेमस, जो कि सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको रेस्ट ऑफ द ब्रेन में रिले करता है, तो उसमें भी एक्टिविटी पाई गई है। इस रिसर्च से हुए खुलासों के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि योग निद्रा से न सिर्फ मन को शांत रखने में मदद मिलती है, बल्कि ये कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मददगार है। जो स्टडी आई है वो सामने निकलकर अब जो तथ्यों के साथ वो बताती है वो यही है कि जो लोग काफी टाइम से योग निद्रा कर रहे हैं उनका सीधा कोरिलेशन, उनकी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो फ्रंटल पार्ट है और जो पीछे का पार्ट है, उससे डायरेक्ट कोरिलेशन निकल के आया है। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अब लोगों को उत्साहित ज्यादा किया जा सकता है और कहीं ना कहीं लोग ज्यादा इस चीज में विश्वास करेंगे। खासतौर से साइंटिफिक कम्युनिटीज और डॉक्टर्स भी अब इस चीज पे विश्वास करने लगेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के योग वाकई में हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर लौटे चेस चैंपियंस की कामयाबी से देश गदगद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। आज प्रधानमंत्री मोदी शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में सुनहरा अध्याय लिखकर लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं। पैंतालीसवें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने सोने की चमक बिखेरी। 97 साल बाद बुडापेस्ट में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से देश गदगद है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने भी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। न्यूयॉर्क में अपने एक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सपनों और ऊर्जा से भरा देश है और अब जब वो देश लौट आए हैं और चैंपियंस भी, तो पीएम मोदी आज इन खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है।
लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। पुरुष टीम में विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश के साथ अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद शामिल थे, तो वहीं महिलाओं में डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने जीत में अहम भूमिका निभाई है। इस गौरवपूर्ण जीत का हिस्सा रही वंतिका अग्रवाल नोएडा के सेक्टर 27 में रहती हैं। गोल्ड मेडल लेकर घर लौटी तो जोरदार स्वागत हुआ। वंतिका ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय अपनी मां को दिया है, जिन्होंने न केवल मां की भूमिका निभाई बल्कि खेल प्रबंधक के रूप में भी वंतिका का मार्गदर्शन किया। वंतिका की इस ऐतिहासिक जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत बार मेडल जीत चुकी हूँ, बट इतनी जल्दी इतना भी मीडिया कवरेज मिल रहा है हमें, और जैसे ही आए हैं अगले दिन ही मोदी जी भी से भी मिल पाएंगे हम, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। भारत ने 97 साल के लंबे इंतजार के बाद शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है। इसे शतरंज में भारत का सुनहरा दौर भी कहा जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर आज से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। मतलब ये हुआ कि आज से अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के उद्यम और कारीगरों के हुनर को दुनिया अब देखेगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इस ट्रेड शो का उद्घाटन दोपहर 12 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। यूपीआईटीएस का समापन 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से लोगों को परिचित कराया जाएगा। इसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाना है। इस बार देखिए अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप पर खास फोकस किया गया है। यूपीआईटीएस में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है, जो पहले संस्करण से ज्यादा है। वहीं अब देखिए अब तक 70 देशों के 350 से ज्यादा कारोबारी इसमें ऑलरेडी हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ट्रेड शो में क्यूआर कोड से एंट्री की जा सकती है, जबकि मोबाइल ऐप की मदद से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रेड शो में काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के सहयोग से वियतनाम, बोलीविया, रूस, वेनेजुएला, मिस्र और कजाकिस्तान के सांस्कृतिक ग्रुप मौजूद रहेंगे। ट्रेड फेयर के बाद अब बात इंडिया के मेगा फेस्टिवल सीजन की करेंगे, जो अब शुरू होने वाला है। पूरे गुजरात में अभी से इस महा उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ड्रेस तैयार होने लगी है, गरबा थीम डिसाइड होने लगी है और जबरदस्त डांस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। गरबा डांडिया का क्रेज यहां नवरात्रि शुरू होने के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। शुरू हो गया है और गुजरात के अहमदाबाद की इन तस्वीरों में आप जो रौनक और धूम देख रहे हैं, अब आने वाले दिनों में हर शहर, हर गली में कुछ ऐसी ही धूम रहने वाली है। नवरात्रि के दौरान लड़के लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर गरबा डांडिया खेलने जाते हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में जगह जगह गरबा और डांडिया खेलने की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। खासतौर से गुजरात तो इसका गढ़ है। अहमदाबाद में क्या लड़के क्या लड़कियां सब उत्साहित हैं। यहाँ गरबा की गूंज है और बरसों पुरानी परंपरा के साथ यहाँ कदम थिरक रहे हैं। नवरात्रि के दौरान गरबा डांडिया के लिए लड़के लड़कियां इनके लिए काफी पहले से अपनी ड्रेस की तैयारी करते हैं। लड़कियां जहां अपनी पारंपरिक चनिया चोली तैयार करती हैं, तो वहीं लड़के भी पारंपरिक वेशभूषा की तैयारी में लग जाते हैं। कुल मिलाकर सब एक्साइटेड हैं और नवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो धूमधाम से गरबा खेल सके। नवरात्रि के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट, एक्चुअली न्यू वेयर करना, चनिया चोली वगैरह हैवी सब बहुत अच्छा लगता है। वेयर करके रेडी होके कंपटीशन के लिए जाना, रेडी होके फ्रेंड्स के साथ खेलना, फोटोज क्लिक करना, सब बहुत अच्छा लगता है। 3 महीने से वही सोच रही कि कब नवरात्रि और कब मैं खेलने लगूं। 9 दिन के मैंने चनिया चोली ले ली है,
बहुत एक्साइटमेंट है, रात को नींद भी नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, बस नवरात्रि का एक्साइटमेंट है। गूज़बम्स आते हैं, नवरात्रि का नाम सुन के ही हम रुक ही नहीं सकते, कहीं भी बजेगा तो नवरात्रि में हम गरबा खेलेंगे ही खेलेंगे। यहाँ गरबा डांडिया की क्लासेस 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। गरबा डांडिया सीखने को आतुर लड़के लड़कियों के उत्साह को देख आयोजक खुद भी बेहद उत्साहित है। कई प्रकार के जो लड़के हैं उनमें बहुत अच्छा उत्साह है, लड़कियों में भी काफी अच्छा उत्साह रहता है। नए नए ट्रेडिशनल वो लोग खरीदते हैं, रोज रोज अच्छी तरह से तैयार होकर आते हैं और सीखने के लिए वो बहुत उत्साहित होते हैं। जैसे हम उनको सिखाना चाहते हैं ना, तो इतना जल्दी कैचअप कर लेते हैं कि कुछ बोल नहीं सकता मैं, इतना जल्दी कैचअप कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ही उत्साह होता है। जैसे नवरात्रि को चलो समझो 1 साल में 1 बार आती है, क्लास हमारे 3 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। तो गरबा का मंच सजने को है, डांडिया की पूरी तैयारी है। गुजरात में तो नवरात्रि की तैयारी की शुरुआत भर है। जैसे ही नवरात्रि आएगी, गुजरात समेत पूरे देश में कुछ ऐसी ही धूम नजर आएगी जब नवरात्र का जश्न अपने शबाब पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।